नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जहां सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। यहां गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज अटल जी जीत गंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में शाम 5 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर जाएंगे, जहां वो दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर में उनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो वही आज शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अटल जी की पूर्व जयंती की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित होना है, उसमें भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर पर कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जिसके लिए तैयारियां हो चुकी है। इस दौरान कई और दिग्गज नेता भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आज मौजूद रहेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 2024 की चुनाव की तैयारियों को धार देते हुए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर ही आते हैं। इस दौरान बीजेपी के हर एक नेता का दौरा काफी अहम होता है। हर एक दौरे में कोई ना कोई सियासी संदेश छुपा होता है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे? दिवाकर। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम जो है लगातार लगता रहता है रोजाना। ये कहा जाता है कि रोजाना वो किसी न किसी जिले के दौरे पर रहते हैं। उसी कड़ी में आज वो गौतम बुद्ध नगर जिले के दौरे पे है और वहाँ पे जो हम्म। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है इसका दीक्षांत समारोह है, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लेकिन इस दीक्षांत समारोह में सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि जो देश के उपराष्ट्रपति है जो धनखड़ वो भी कहीं न कहीं इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर दीक्षांत समारोह है और वहां पे अगर शिरकत करते हैं तो दो मायने होते हैं। एक तो कहीं न कहीं जो उच्च शिक्षा है उसको बढ़ावा मिलता है, खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं, खुद उपराष्ट्रपति जा रहे हैं तो बढ़ावा मिलता है। दूसरा, जो वहां पे युवा मौजूद रहेंगे कहीं कहीं योगी आदित्यनाथ की बातें सुन के बीजेपी के पक्ष में आएंगे, यानी कि इसका सियासी पहलू जो है, हालांकि कार्यक्रम तो यूनिवर्सिटी का है लेकिन इसके सियासी पहलू भी कहीं कहीं दूसरी तरफ होते हैं कि बिल्कुल युवा वहां दिवाकर, पे अभी रहेंगे। आपने जिक्र किया कि भले ही ये एक दीक्षांत समारोह है, लेकिन इस मंच से भी आज सियासत देखने को मिलेगी। आज किस तरीके का सियासी संदेश दीक्षांत समारोह से देने की कोशिश की जा सकती है, या यूं कहे कि युवाओं को साधा आज किस तरीके से जाएगा? बिल्कुल, देखिए युवाओं को ही साधा जाएगा क्योंकि दीक्षांत समारोह रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन होगा तो अपने उद्बोधन में वो उन युवाओं के सामने वो बातें जरूर रखेंगे जो कि केंद्र सरकार की योजनाएं हो युवाओं के लिए या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं युवाओं के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब आप अपनी योजनाओं को युवाओं के लिए रखेंगे, आप जो भविष्य में क्या कुछ युवाओं के लिए सोच रहे हैं वो चीजें रखेंगे तो कहीं कहीं युवा जो है वो आपसे या आपकी पार्टी से जुड़ेंगे। तो जाहिर बात है कि ये सियासी पहलू जो है वो इस तरीके से निकलेंगे। हाँ, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ का इस दीक्षांत समारोह के बाद दूसरा भी एक कार्यक्रम है जी जो कि राजधानी लखनऊ में है। जी बिल्कुल। देखिए दिवाकर, आपने जिक्र किया कि दीक्षांत समारोह के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। उस कार्यक्रम की जानकारी दिवाकर। वो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पे कार्यक्रम। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भले ही बटेश्वर में उनका जन्म हुआ हो लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है
वो लखनऊ मानी जाती रही जी। है। और वो लखनऊ से सांसद रहे हैं, और लखनऊ से सांसद होने के बाद ही वो कहीं के देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। बिल्कुल। और लखनऊ उनकी रग-रग में, यानी कि अगर लखनऊ और अटल की बात की जाए तो अटल लखनऊ कहना या लखनऊ अटल कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसे में जब उनकी जयंती होती है, क्योंकि 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था, तो जाहिर बात है 25 दिसंबर से पहले एक पूर्व संध्या पे, यानी 24 दिसंबर की शाम को उनकी जयंती जो है वो लखनऊ में भारी तादाद में मनाई जाती है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो इस जयंती को मना रहे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में ये जयंती मनाई, ये काव्य सम्मेलन जो है उनकी जयंती की पूर्व संध्या होगा। इसमें कुमार विश्वास जो कि काफी बड़े कवि हैं, जाने माने कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, वो आएंगे और काव्य पाठ जो है वो करेंगे। यानी कि अटल जी की जो जयंती की पूर्व संध्या कार्यक्रम, उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ को आज शिरकत करना है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के फॉर्मूले पर 2024 के चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जुटी समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जहां आज समाजवादी पार्टी महाब्राह्मण सम्मेलन कराने जा रही है, तो वहीं पीडीए के फॉर्मूले पर चलने का संकल्प लेने वाली सपा के महाब्राह्मण सम्मेलन पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पीडीए की बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान पीडीए के एजेंडे को धार देने का भी काम किया जाएगा और साफ तौर पर बीते विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव लगातार पीडीए का जिक्र करते हुए नजर आए थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन अखिलेश यादव ने सियासी माहौल को भांपते हुए जब एक का जिक्र किया, यानी कि अल्पसंख्यक का जिक्र किया, तो उसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान अगड़ा का भी जिक्र किया, यानी कि अखिलेश यादव हर एक वर्ग को साधने का काम करते हुए नजर आएंगे। और 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव आज पीडीए को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। और आज पीडीए की बैठक प्रदेश कार्यालय पे होनी है, जिसमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ चुनाव को लेकर एक कार्य योजना भी बनाई जाएगी। बैठक में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को मैसेज पहुंचाने का काम आज सपा करेगी और गांव गांव पंचायतों के माध्यम से मैसेज आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। आज बैठक में राज्यपाल कश्यप समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे। तो अखिलेश यादव की अब पीडीए पर नजर है और 2024 से पहले अखिलेश यादव पीडीए को साधने का प्रयास लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, लगातार अखिलेश यादव पीडीए का जिक्र करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन इस फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने थोड़ा एग्जैगरेट किया और एक के साथ उन्होंने अल्पसंख्यक भी जोड़ा है और इसके साथ अगड़ा भी जोड़ दिया है। ऐसे में यूपी की राजनीति में ये जातीय फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? अखिलेश यादव किस तरीके से सबको साधने का प्रयास कर रहे हैं पीडीए के जरिए? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बता दें कि जो चुनाव है, अखिलेश यादव कोई भी हथकंडा जो है छोड़ रहे हैं, सभी हथकंडों को अपना रहे हैं। क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि ये जो बीजेपी का जो रथ है उसको रोकना है और ये तमाम जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण को भी जो है इन्हीं में जोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये जो चुनाव है, चुनाव के अंदर इनको भारी बढ़त मिले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस तरीके से हो सकता है कि उनको कुछ फायदा हो, लेकिन फिलहाल उमेश, देखिए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश यादव आज जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, इसके सियासी मायने क्या निकाले जाए? जी देखिए, बिल्कुल सियासी मायने की अगर हम बात करें मुस्कान, तो ये ब्राह्मणों को जोड़कर ये जो ब्राह्मण वोट है और ब्राह्मण जिस तरीके से ब्राह्मणों का अभी इस समय एकदम सारी चीजों का ठीक है, हर चीज में है, तो इसी को लेकर इस बार ये सोच रहे हैं कि इस बार अगर हम ब्राह्मणों को जो साथ में लेते हैं तो इनको कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट जो है वो भी इनको मिल जाए। तो देखिए इनके साथ क्या है, इनके साथ दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक तो इन्होंने जोड़ा ही जोड़ा है पीडीए में लेकर। अब इन्होंने नया जो है हथकंडा अपनाया है, इस हथकंडे में इन्होंने ब्राह्मण ग्रुप को जोड़ने का जो है काम कर रही है।
तो कहीं बिल्कुल, ना देखिए कहीं ओवैस, लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी अब हर एक तबके पर खास फोकस कर रही है और यही वजह है कि आज ब्राह्मणों को साधने का भी काम किया जाएगा। क्या ये फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकता है क्या? अब जो फॉर्मूला, ये तो डिपेंड करता है, फार्मूला साबित हो सकता है नहीं हो सकता है, वो तो चुनाव का समय ही बताएगा। जी। लेकिन इनका जो समाजवादी पार्टी है और जो अखिलेश यादव है, वो इन्हीं ने सारे जो अपना जाल है, सारे मक्का जाल को वो दिखाने में लगे हैं कि उनका देखिए मेन लक्ष्य क्या है। उनका मेन लक्ष्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको रोकना है। दरअसल देखा ये गया है कि जो ब्राह्मण वोट है, आगे आने वाले चुनाव में, अभी चुनाव गए हैं उनमें जी, ब्राह्मण वोट में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल करी थी और बिल्कुल ठीक है। समाजवादी धन्यवाद पार्टी। ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस भी भाजपा के सपोर्ट में जमीनी स्तर पर काम करती हुई अब नजर आ रही है। जहां आरएसएस महिलाओं के बीच में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए आज राजधानी लखनऊ में महिला समन्वय सम्मेलन आयोजित करने वाली है। इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए 2500 महिलाएं बुलाई गई है, जिसमें लखनऊ, लखीमपुर, बहराइच से आज इसकी शुरुआत होनी है। इसके लिए महानगरों में 100 से ज्यादा समितियां तैयार हो रही है। सिर्फ लखनऊ में 42 समितियां बनाई गई हैं। इसके अलावा गोमती नगर में मातृ शक्ति सम्मेलन होगा। तो महिला समन्वय पर आज एक विशाल सम्मेलन आयोजित करती हुई आरएसएस नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को धार देने का काम आज एक बार फिर आरएसएस करती हुई नजर आएगी और आरएसएस एक बार फिर से चुनावी मैदान में सक्रिय होती हुई नजर आएगी। दरअसल संघ की महिलाओं में भागीदारी बढ़ाने की योजना सितंबर में लखनऊ में सह कार्यवाहक अरुण कुमार के आने के बाद ही बनाई गई थी। इसके बाद यह तय हुआ था कि अब संघ हर जिले में अलग से महिला सम्मेलन करेगा। इसे मातृ शक्ति सम्मेलन नाम दिया गया है। इसमें बाकी सहयोगी संगठनों की भी मदद लेने की बात कही गई थी। चूंकि अगर हम संघ की बात करें तो अभी तक संघ की कार्यपद्धति में महिलाओं का सीधा दखल नहीं था, यानी कि सीधे तौर पर संघ के किसी भी काम में महिलाएं अपनी भागीदारी नहीं दर्ज करा सकती थी। सिर्फ राष्ट्र सेविका समिति के दरवाजे ही महिलाओं के लिए खुले थे और अब संघ के साथ ही सहयोगी संगठन में भी प्रमुख पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी अब संघ करता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही महिलाओं के बीच भी फुल टाइमर विस्तारक भी भेजी जाएंगी। तो देखिए, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और बहराइच से आज आरएसएस प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को आमंत्रित करता हुआ नजर आया और महिलाओं में पैठ बढ़ाने की कोशिश आज से आरएसएस करता हुआ नजर आएगा। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, आरएसएस अब महिलाओं में भी अपनी पैठ जमाता हुआ, या यूं कहे कि बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आखिर क्या कुछ वजह इसके पीछे की बताई गई है? बिल्कुल, देखिए आरएसएस जो है वो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी इस योजना के माध्यम से, अपनी इस रणनीति के माध्यम से एक तीर से कई निशाने जो है वो साधने की कोशिश है। जी, ठीक है, सबसे पहला तो जब महिलाओं का सम्मेलन किया जाएगा, महिलाओं की सीधी दखल जो है वो आरएसएस में कहीं न कहीं होगी। तो उसके पीछे की वजह साफ तौर पे ये है कि आरएसएस पे अभी तक ये आरोप लगता चला है, चाहे वो कांग्रेस हो, पूरा विपक्ष हो या अन्य लोग हो, तो ये लगाते हैं कि आरएसएस में सिर्फ पुरुष ही पुरुष नजर आते हैं, महिलाओं को कोई स्थान नहीं, महिलाएं नहीं नजर आती हैं। तो अपनी वो छवि जो है वो कहीं न कहीं आरएसएस इसके जरिए तोड़ेगा। दूसरा, आरएसएस में अगर सीधा दखल जो है वो महिलाओं का होगा और आरएसएस महिलाओं के पास सीधे जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं जो महिलाओं की मानसिकता है, महिलाओं के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, महिलाओं का उत्थान कैसे होगा, कहीं न कहीं वो आरएसएस समझ पाएगा और वो आगे चलकर उस रणनीति पे काम कर पाएगा। तीसरा, जो सम्मेलन किए जा रहे हैं, मातृ शक्ति सम्मेलन जो किया जा रहा है, जो सीधे महिलाओं को के पास जो आरएसएस के पदाधिकारी महिलाएं होंगी वो पहुंचेंगी, तो जाहिर बात है केंद्र सरकार की योजनाएं और आरएसएस की मानसिकता क्या है, आरएसएस क्या चाहती है, ये बात अपनी पहुंचा पाएगी महिलाओं तक। तो जाहिर बात है कि वो पार्टी से भी जुड़ेंगी और संघ से भी जुड़ेंगे, जिसका फायदा जो है लोकसभा के चुनाव में होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव होगा। देखिए, आरएसएस जानता है, आरएसएस ने देखा कभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें आदिवासी राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उसमें महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान रहा है, जी, यानी कि आधी आबादी जो है उसकी वजह से
ये तीनों राज्यों में हुई है, चाहे वो एमपी हो, सीपी हो या फिर राजस्थान हो। तो जाहिर सी बात है कि अब आरएसएस जान गया है कि बिना आधी आबादी के लिए कहीं कि वो भी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब आरएसएस में महिलाओं की सीधी दखल देने की तैयारी जो है लेकिन देखिए दिवाकर, लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आरएसएस में आज तक किसी भी बड़े पद पर महिला को नहीं देखा गया है और सीधे तौर पर महिला की भागीदारी आरएसएस में आज तक देखने को नहीं मिली है। इतिहास भी इस बात के गवाह है। आखिर ऐसा क्या बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है आरएसएस महिलाओं के जरिए? बिल्कुल देखिए, महिलाओं के जरिए ही कहीं न कहीं बड़ा बदलाव जो है वो आप देश में कर सकते हैं। जी। क्योंकि अब महिला किसी से पीछे नहीं है और आधी आबादी उनको कहा जाता है। जी। यानी कि अगर सियासी नज़रिए से देखा जाए तो वोट बैंक जो है वो आधा यानी 50% तकरीबन वोट बैंक जो वो महिलाओं का है। और ज़ाहिर-सी बात है कि महिलाओं का अपने घर पे, महिलाओं का कहीं न कहीं अपने परिवार पे, ये बात देखा जाए तो एक प्रभाव रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि घर जो है जिसमें महिला की होती है वो घर पनपता है, यानी घर आगे बढ़ता है। हम्म। वो कहीं न कहीं उसका आगे उज्जवल भविष्य जो है वो होता है उसके परिवार का। जी। तो ज़ाहिर बात है अगर महिला किसी पार्टी के पक्ष में आ जाती है, महिला किसी संगठन के पक्ष में आ जाती है तो अपने साथ 2-4 वोट जो है वो ला सकती है। ये सियासी नज़रिया है आरएसएस बिल्कुल। का भी, बीजेपी का, सबका। लेकिन दूसरा ये है कि अब महिला अगर आपके साथ सीधे दखल देंगी, आपके संगठन में रहेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि आधी आबादी की सोच क्या है कि अभी तक आपका पुरुष प्रधान संगठन रहा है जी। आरएसएस और आरोप भी लगते चले आए हैं और बीजेपी अगर महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहती है तो इनके संघ को भी इसके साथ जुड़ना होगा। यही वजह है कि आप समझेंगे उनकी मानसिकता, आप समझेंगे तभी आप बना पाएंगे रणनीति। आखिरकार आपको महिलाओं के लिए क्या रणनीति बनानी, यही वजह है कि इस तरीके से दखल जो है होगा और कहीं न कहीं अब सम्मेलनों के जरिए महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की बिल्कुल दिवाकर, देखिए आरएसएस और बीजेपी लगातार, विपक्षी दल भी ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परस्पर चलते हैं। जो आरएसएस है वो लगातार बीजेपी के एजेंडे पर काम करता है और चुनाव में भी बीजेपी की मदद करता है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उसके बाद आरएसएस अब लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। क्या 2024 में इसका असर देखने को मिल सकता है? क्या महिला वोटर्स को आरएसएस अपने इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है क्या? बिल्कुल देखिए, आरएसएस बीजेपी दोनों एक दूसरे के पूरक है। आपने बिल्कुल। देखा होगा कि बीजेपी ने अभी 18 साल से लेकर 25 साल की युवतियों के लिए कार्यक्रम बनाया, योजना हम्म। बनाई, प्रोग्राम बनाया और उसके सातों जो महत्वपूर्ण संगठन है उत्तर प्रदेश में वो उतर गए मैदान में और उन युवतियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। अब जब बीजेपी ये कर रही है तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस को भी कहीं न कहीं अब आगे आना होगा, हम्म। क्योंकि अगर आरएसएस आगे नहीं आती, महिलाओं को अपने पक्ष में नहीं ला सकती, तो बीजेपी अब पूरा जो रणनीति पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैक जो है वो आरएसएस देती है बीजेपी को। तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ये ताना बाना जो है वो बीजेपी और आरएसएस के जो रणनीति और उन्होंने मिल के रखा है कि हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं बीजेपी का, आप भी कुछ करिए। तो अब आरएसएस जो है वो महिलाओं के तरफ जा रही है और कहीं न कहीं इसका फायदा आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिवाकर देखिए, मातृशक्ति सम्मेलन के जरिए आरएसएस लगातार महिलाओं के बीच पैठ बनाने का तो काम कर ही रही है। लेकिन आज ये सम्मेलन जो है ये 3 जगहों पर हो रहा है। यूपी के 3 जिले चिन्हित किए गए हैं, लखनऊ, इसके साथ ही लखीमपुर खीरी और बहराइच। आखिर इन 3 जगह से ही आरएसएस इस सम्मेलन की शुरुआत क्यों कर रहा है? बिल्कुल देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि ये पायलट प्रोजेक्ट एक प्रकार से कह लिया जाए आरएसएस का है। जी। और लखनऊ में जो सम्मेलन होगा, मातृशक्ति सम्मेलन होगा, वहां से आगाज जो है वो किया जाएगा और जाहिर सी बात है कि क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जब राजधानी से किसी चीज का आगाज किया जाता है तो वो चारों दिशाओं में जाता है, यानी कि चाहे वो अवध क्षेत्र हो, पूर्वी हो, पश्चिम हो या बुंदेलखंड का इलाका हो। तो जाहिर सी बात है कि ये आगाज किया गया। अब बात करते हैं लखीमपुर की, बात करते हैं बहराइच की। देखिए, लखीमपुर वो इलाका है जो कि बॉर्डर पड़ता है, बहराइच जो है वो भी बॉर्डर पड़ता है उत्तर प्रदेश का। तो जाहिर सी बात है कि बॉर्डर पे आप करेंगे और पिछड़ा इलाका बहराइच माना जाता है, अगर वहां पे करेंगे तो जाहिर बात कि वो जो आदिवासी महिलाएं हैं, वो जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, उनको ज्यादा बात समझानी होगी और हम्म। अगर उनके बीच आप चले जाते हैं तो जाहिर बात है कि लखनऊ में करके आप जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो शहरों की महिलाएं हैं, उन तक तो आप बात पहुंचाएंगे, लेकिन आपको ग्रामीण इलाके तक जाना होगा और जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाके तक आप तभी जा पाएंगे जब लखीमपुर और बहराइच जैसी चीजें हैं
यहाँ पे आप कार्यक्रम करेंगे। और जी। यही वजह है कि इन 3 जिलों को चुना गया। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट है अभी पूरे देश में, हर जिले में, और ये कोशिश रहेगी आरएसएस की हर गाँव में पहुंचकर कहीं न कहीं वो महिलाओं को बिल्कुल, देखिए दिवाकर, 2025 में आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मनाता हुआ नजर आएगा। क्या 2025 तक आरएसएस अपने किसी उच्च पद पर महिला की तैनाती भी कर सकता है क्या? बिल्कुल देखिए, अभी तो औपचारिक तौर पे तो इस बात का ऐलान जो है वो नहीं किया गया है जी। आरएसएस की तरफ से। लेकिन इतना ज़रूर माना जा रहा है जिस तरीके से आरएसएस जो है मातृ सम्मेलन कर रहा है, जिस तरीके से आरएसएस जो है महिलाओं है, ये माना जा रहा है कि तो मनाएगा अभी शताब्दी वर्ष जो है 2025 में, उसमें आप देखिएगा कि किसी न किसी महिला को एक उच्च पद पे ज़रूर बैठाया जाएगा। और हो सकता है कि 25 तक का इंतजार ना किया जाए, उसके पहले ही क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और जाहिर-सी बात है कि अगर बीजेपी को फ़ायदा दिलाना है तो आरएसएस को कुछ ऐसी एक चौंकाने वाला फैसला करना होगा। तो हो सकता बिल्कुल। है कि चुनाव से पहले ही कहीं न कहीं या इन मातृ सम्मेलन के ज़रिए ही कहीं न कहीं एक चीज़ ऐलान कर दी जाए कि अब इस पद पे ये फलानी महिला जो है बैठेगी या अमुक महिला जो है बैठेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये देखिएगा, हालाँकि अभी हम औपचारिक तौर पे नहीं कह सकते हैं, ना आरएसएस बिल्कुल। तरफ मांगे, लेकिन इतना ज़रूर तय है हुँ। कि अब आरएसएस में उच्च पद पे महिला जो है वो ज़रूर बैठेगी और कहीं से बिल्कुल आगे ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की